नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो की एजुकेशनल सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो ऐसी बीमारी, ऐसे डिसऑर्डर की बात करेंगे जो मन से स्टार्ट होती है। वैसे तो आम तौर से ज़्यादातर बीमारी, अगर हम साइकेट्रिक की बात करें तो मन से ही स्टार्ट होती हैं, लेकिन ये जो बीमारी है, ये जो हमारे मन में सुबह से शाम तक अनेक प्रकार के जो विचार आते हैं, उन विचारों से जो हमारे शरीर के अंदर एक डिसऑर्डर पैदा होता है, जिसके लक्षण हमें दिखते हैं कि हमारे दिल में दर्द हो रहा है, हमें कहीं ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, और हम उसको डॉक्टर पे जाके किसी डायग्नोसिस सेंटर पे डायग्नोज भी कराते हैं, लेकिन अमूमन वो रिपोर्ट में नहीं आता। तो इसी को कहते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे सर से कि ये कौन सा डिसऑर्डर है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, ये जो सोमैटो डिसऑर्डर है, तो इसके लक्षण क्या हैं और इसके बारे में क्या है? जैसे बहुत सारे पेशेंट्स में देखा जाता है, भाई मन में विचार आ रहे हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, किसी भी तरीके के विचार होते हैं, लेकिन उससे जो शरीर में कोई भी डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, जैसे शरीर में कभी किसी को लगता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, और किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आता, तो कहीं इसको किस फॉर्म में हम इसको देखें और क्या इसका इलाज है? थोड़ा समझाइए सर। नमस्कार रितेश जी। जैसे आपने इस डिसऑर्डर का फॉर्म लिया, इस बीमारी का नाम लिया, इसका नाम है सोमैटोफॉर्म। जी। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर से अगर हम इसका अर्थ निकालें तो सोमा मतलब होता है शरीर, बॉडी, जी। और फॉर्म मतलब शेप, आकार। तो कोई चीज़ जो शरीर का आकार ले ले, शरीर के लक्षणों का आकार ले ले, जी। वो हो गई सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। जी। अब ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर जो है एक बड़ी ही विचित्र बीमारी है। इसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना ढंग है। ये अपने आप में एक विचित्र बीमारी इसलिए है क्योंकि ये किसी चीज़ में आती नहीं है, इसका कोई एक खास लक्षण नहीं होता है, इसको आप इतनी आसानी से पहचान नहीं सकते हो। डॉक्टर इसको पहचान नहीं पाते हैं, हेल्थ वर्कर्स इसको पहचान नहीं पाते हैं, इसको डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं पहचान पाते हैं। ये एमआरआई में नहीं आएगा, ये ब्लड टेस्ट में नहीं आएगा, ये किसी जांच में नहीं आएगा, ये ईसीजी में नहीं आएगा, लेकिन पेशेंट को लक्षण हमेशा बने रहते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है, जिसको खुद एक जनरल फिजिशियन या बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं पहचान पाते, इस तरह की बीमारी को पेशेंट को समझना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। वो अपनी परेशानी, अपने लक्षणों को लेके परेशान रहता है, दुखी रहता है, घबराया रहता है, डरा रहता है, जगह जगह डॉक्टरों के पास जाता है, दिखाता है, जांचें कराता है, दवाइयाँ खाता है, लेकिन 5 दिन आराम आता है, 6ठे दिन फिर वही लक्षण आ जाते हैं। 10 दिन दवाई खाता है, 12वें दिन फिर आ जाते हैं। 1 साल खाता है, फिर से आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ है ही नहीं जो दिख रही है। ये शरीर के रूप में वो बसे हुए लक्षण हैं जो किसी शरीर की खास तौर से बीमारी से पैदा नहीं होते, बल्कि हमारी सोच से पैदा होते हैं, दिमाग से पैदा होते हैं। सोच मतलब दिमाग, दिमाग मतलब सोच। अब अगर आप उसको ऐसे समझो कि अगर हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं शरीर में जिसका हम आवाज़ नहीं करते हैं, वो चलती रहती हैं, ऑटोमेटिक हैं। जैसे हमारे दिल की धड़कन। क्या हम अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हो? हमेशा नहीं, है ना? बिल्कुल हमेशा महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में बैठते हो, जब आप अकेले होते हो, जब आप बहुत गौर से होते हो या लेटे होते हो शांति में, तब आपको अपना हार्ट धड़कता हुआ महसूस होता है। धड़ 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 धड़। तो आप एक ऐसा समझो जैसे कि शरीर की प्रक्रिया है, बट अमूमन तौर पे क्योंकि हम कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, हमारा दिमाग कहीं बटा होता है, हम उन लक्षणों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो नॉर्मल है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें पता होता है उसके ज्ञान के बारे में, हमें ज्ञान होता है उसका कि इसका क्या है, ये तो धड़कन है, कोई बात नहीं है। बट अगर आप एक कल्पना करो कि एक शरीर में एक ऐसा लक्षण पैदा हो जो नॉर्मल के बाहर हो। क्या आप अपने बच्चे के इनबॉर्न टैलेंट के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ब्रेनवेव्स की टीम आपकी इसमें मदद कर सकती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। मतलब जैसे कि यहाँ पर मुझे शरीर के इस भाग में बहुत तेज दर्द होने लगे बार बार। अब
मैंने यहाँ की जांच कराई, यहाँ का एक्सरे कराया, मैंने मसल्स मांसपेशियों की जांच कराई, यहाँ की नसों की जांच कराई, कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बस एक यहाँ दर्द बना हुआ है, चोट मुझे कोई लगी नहीं है, सारी जांचें हो चुकी हैं, मैं दवाई खा चुका हूँ, सारी चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी मुझे दर्द बना हुआ है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि दिमाग में हमारे जो शरीर, हर शरीर का एक हिस्सा दिमाग में है। एक उंगली से लेके, जीभ से लेके, आँख से लेके, एक अंगूठे से लेके, हर चीज़ का एक हिस्सा दिमाग में फिक्स है। यदि दिमाग उस हिस्से पे फोकस करने लगे, जैसे मेरा दिमाग इस उंगली पे फोकस करने लगे, तो मुझे इस उंगली के बहुत सारे सेंसेशन महसूस हो सकते हैं। मतलब मुझे महसूस हो सकता है यहाँ कुछ चल रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ ठंडक लग रही है, या मुझे यहाँ आग निकल रही है, गर्मी आ रही है, करंट जैसे लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी महसूस। मतलब प्रॉपर एक जगह फोकस करना ब्रेन का। हाँ, मतलब पेशेंट फोकस कर रहा है कि इस जगह पे, किसी पेशेंट को यहाँ पर है, किसी पेशेंट को यहाँ पर है, किसी पेशेंट को यहाँ पर है, किसी को यहाँ पर है, किसी आँखों में है, किसी को जीभ में है, विजित जगह जगह पे है। लेकिन हमारा दिमाग उस समय हमारे दिमाग के द्वारा हमारे विचार उस हिस्से को बहुत ज़्यादा केंद्रित करने लगते हैं। हमारा दिमाग जो है आकर्षित हो जाता है उस हिस्से पे, उस छोटी मोटी सेंसेशंस पे, उन छोटे मोटे प्रक्रियाओं पे शरीर के, जो अधिकतर नॉर्मल या नॉर्मल से बाहर हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे दर्द हुआ, कहीं दर्द हुआ, मान लीजिए मेरे सीने में दर्द हुआ, वो दर्द था, ठीक है, उसकी मैंने जांच कराई, ईसीजी हो गया, इको हो गया, एंजियोग्राफी हो गई, एक्सरे चेस्ट हो गया, ब्लड की तमाम सारी जांचें हो गई, जांचों में कुछ नहीं आ रहा है। डॉक्टरों ने देखा, उसे कई बार परखा, उसकी बार बार जांचें करी, उसकी दवाइयाँ दी कि आखिरकार ये दर्द है क्या, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। पूरी उन्होंने मेडिसिन जितनी होती हैं सब ट्राई करी, पेशेंट को कुछ हुआ नहीं, लेकिन सालों बीत गए, उसका दर्द वहीं का वहीं है, ना पेशेंट ख़राब हो रहा है, ना पेशेंट सुधर रहा है। ये रंग रूप होता है इस बीमारी का। वो बीमारी वहाँ टिकी हुई है, सीने का दर्द बराबर रहता है, दर्द बराबर है, लेकिन वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, देखने पे किसी जांच में कुछ नहीं आ रहा है, और पेशेंट ख़राब भी नहीं हो रहा, लेकिन दर्द बराबर है। अगर हार्ट अटैक होता, अगर हार्ट की बीमारी होती, तो 1 साल नहीं चल सकती थी, कुछ ना कुछ होता रहता उसमें, या जांचों में कुछ एक बार नहीं आया तो दूसरी बार नहीं आया तो तीसरी बार आ ही जाना था। बट इस केस में, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में, ये सारी जांचें लगातार हर बार नॉर्मल आएंगी, बट पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा कभी भी कि ये दर्द तो है, जांचें नॉर्मल है, मैंने सारे तरह की दवाइयाँ भी खा ली, फिर भी मुझे आराम नहीं है। अब हो रहा है तो क्या हो रहा है? सपोज आपके साथ ऐसा हो, तो मान लो क्या होगा आपको, आप कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा विचलित हो जाओगे कि भाई मुझे तो दर्द महसूस हो रहा है और बार बार हो रहा है और लगातार हो रहा है, मैं इसको कैसे नकार दूँ? क्योंकि उसके लिए तो वो असली है ना, उसे महसूस हो रहा है, उसका दिमाग उसे महसूस कर रहा है, और पहले तो उसको यहाँ पहली बार तो यहाँ महसूस हुआ था किसी भी खास अपने चेंजेस के कारण, अपने शरीर के कुछ बदलाव के कारण, लेकिन फिर दिमाग ने उसको इतना फोकस कर लिया, उतना ध्यान दे दिया कि दिमाग एक खुद की तरंगें पैदा करने लग गया, और उस शरीर के उस हिस्से पे कि उस दिमाग की सोच की वजह से यहाँ दर्द पैदा हो गया। मान लीजिए मुझे यहाँ जलन हुई, किसी कीड़े ने काटा, हल्की सी जलन हुई, मैंने ऐसा किया और छोड़ दिया, अमूमन तौर पे क्या होगा, 2-4 मिनट के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में ये डर बैठ गया सोते सोते कि किसी ने काटा था और यहाँ शायद बिच्छू काट गया। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बात आ गई, अचेत मन में बात आ गई, यहाँ किसी ने मुझे काट लिया, और मेरा मन डर गया। मैंने तुरंत जाके जांच कराई, जांच में सारी नॉर्मल आई, लेकिन मेरा दिमाग वहाँ फोकस करने लग गया, अचेत मन। मैं ये अपने साधारण मन से नहीं सोच रहा हूँ, चेत मन से नहीं सोच रहा हूँ, अचेत मन, सबकॉन्शियस माइंड से सोच रहा हूँ। वो ध्यान दिए है कि मेरे हिस्से पे यहाँ कुछ हुआ था, भले ही मेरा ध्यान कहीं भटका हुआ है, बट मेरा अचेत मन यहाँ मुझे सोच रहा है। तो वो इतना ज़्यादा वहाँ फोकस करने लगता है, इतना ज़्यादा वहाँ सेंटर बना लेता है अपना, कि वहाँ पेशेंट को दर्द महसूस होने लगता है। पहली बार जो हुआ था वो नॉर्मल था और मामूली था, जिसका कोई अर्थ नहीं था, जिसको आसानी से नकारा जा सकता है। लेकिन बीमारी के कारण, उस डर के कारण, उस मनोस्थिति के कारण, उस साइकोलॉजिकल प्रक्रिया के कारण दिमाग ने अपनी खुद की ऐसी वेव्स, ऐसी तरंगें, ऐसा सेंसेशन पैदा कर दिया कि वहाँ पर मुझे अब हमेशा पेन होता है। लेकिन जांचों में कहीं कुछ नहीं आएगा, हर डॉक्टर ने देख लिया, वो परेशान कि ये हो क्या रहा है, हर तरह की दवाई दे ली,
पेशेंट को कोई नतीजा नहीं है। तो इस तरह के जो रोग होते हैं वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहलाते हैं। कुछ कारण था या कारण नहीं भी था, लेकिन दिमाग ने इतना फोकस किया कि वहाँ पर कुछ तरंगे महसूस होने लगी, उस हिस्से में कुछ महसूस होने लगा कि मुझे यहाँ पर कुछ है। जैसे कि फ़र्ज़ करो आप कि आप ध्यान करो अपने मन में और अपनी आंखों को बंद करके कि मुझे यहाँ कोई आकृति दिख रही है, मेरे आंखों के आगे कोई खड़ा है। तो अगर आप बहुत फोकस करोगे आपको दिखने लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ वाकई में खड़ा है, जबकि असलियत में नहीं है। उसका दूसरा आदमी नहीं देख सकता, उसे कोई टेस्ट नहीं देख सकता, उसे कोई सुन नहीं सकता, उसे कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने विचार और अपने इमेजिनेशन में अपने मन की शक्ति से उसको महसूस कर रहे हो। आपका महसूस किया हुआ तो असली है, आप उसे नकली नहीं कह सकते, क्योंकि आप तो महसूस कर रहे हो। पेशेंट के लिए वो बिल्कुल सत्य है, सच है, वो महसूस कर रहा है, वो ट्रुथ है कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है तो यहाँ हो रहा है। लेकिन डॉक्टर जो छू के देख रहा है वो कह रहा है नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं। अब तो उसने टेस्ट भी कराया, अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, जैसे सबका होता है वैसे ही आपका है। भैया आपको ये दिक्कत क्यों है? आपको तो वहम हो गया। अक्सर यही कहता है आदमी कि वहम है। हाँ, तो जब उसके 6-7 साल बीत जाते हैं और घर वाले सारे टेस्ट करा लेते हैं, तो आखिरकार होता क्या है कि घर वाले कहने लगते हैं ये वहमी है। मतलब वहमी से मतलब कि तुम्हें कुछ है ही नहीं। बट होता क्या है कि पेशेंट को तो वहाँ असली महसूस हो रहा है, इसलिए वो उससे उनकी बातों से सहमत नहीं होता, उनकी बातों से कन्विंस नहीं होता, क्योंकि उसको तो महसूस हो रहा है यहाँ कि मेरे यहाँ पर कुछ जलन है, मेरे शरीर से आग निकल रही है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तो पेशेंट के लिए ये चीज़ रियल हो गई, सत्य हो गई, बट दूसरों के लिए ये चीज़ असत्य हो गई, अनरियल हो गई। डॉक्टर्स के लिए किसी डायग्नोसिस को बनाने के लिए कोई प्रमाण होना ज़रूरी है। वो अपने सबूतों से उस चीज़ को नहीं कह सकते कि ये बीमारी है। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि उन टेस्टों में नहीं आती हैं, ये सारी चीज़ें क्योंकि ये मन से पैदा हुई होती हैं, तो ये मनोरोग का एक हिस्सा होता है। और इसलिए क्योंकि इन्होंने शरीर का रूप धारण कर लिया, इनको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहा जाता है। अब दुख की बात यह है, इस तरह के पेशेंट साइकियाट्रिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। वो 10 साल 20 साल अपनी चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं और परेशान रहते हैं, लाखों रुपया फूंक देते हैं, लेकिन उन्हें आराम नहीं मिलता। ये जो ट्रीटमेंट हैं, ये जो डिसऑर्डर हैं, ये बेहद कठिन होते हैं पहचानने में। बहुत परेशानी होती है पेशेंट को, उससे ज़्यादा परेशानी होती है डॉक्टर को कि इसको कैसे संभालें, और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं उसके घर वाले कि हम करें तो करें क्या, कि ये मानने को तैयार नहीं है। इन्हीं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की एक कैटेगरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोकॉन्ड्राइकल डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि पेशेंट इस बात से बहुत ज़्यादा ग्रस्त होता है कि मुझे कुछ सीरियस बीमारी है, मेरे गले में कुछ अटक रहा है। हाँ डॉक्टर साहब यहाँ कुछ है, मुझे महसूस हो रहा है। हाँ, अब नॉर्मल क्या है कि आप अगर ऐसे भी गटकोगे और महसूस करोगे तो महसूस होगा कुछ अंदर जाता हुआ। लेकिन इस पेशेंट ने, हाइपोकॉन्ड्राइकल वाले ने क्या किया, उस पर इतना ज़्यादा फोकस कर लिया कि ये क्या है। वो नॉर्मल और एबनॉर्मल में सही और जो चीज़ सही नहीं है, बीमारी और साधारण प्रक्रियाओं में अंतर नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगने लगता है ये साधारण प्रक्रिया है, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण है और ये बीमारी है। धीरे धीरे क्या लगता है उसे कि इसके अंदर तो कुछ है, यहाँ तो मुझे कुछ गांठ है। वो विचलित होता है, डॉक्टरों के पास जाता है, कभी एंडोस्कोपी होती है, लेरेंगोस्कोपी होती है, एक्सरे होते हैं, MRI CT सब नॉर्मल। लेकिन उसके लिए तो जब वो ऐसे कर रहा है उसे महसूस हो रहा है, उसका ये महसूस होना, गटकना, उसको ऐसा एहसास कराता है कि यहाँ शायद कुछ गांठ है, कैंसर है, और डॉक्टर इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल हो जाता है कि मुझे कैंसर है और मैं तो मर जाऊंगा, बचूंगा तो हूँ नहीं। डॉक्टर पहचान नहीं पा रहे हैं, दवाई सारी कर ली, आराम मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ तो कुछ है। इस तरह के पेशेंट को अगर आप कहोगे कि तुम्हें वहम है, तो वो बेचारा पेशेंट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब को कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, ये लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो इस रूप को सोमैटोफॉर्म
कि इस रूप को हाइपोकॉन्ड्राइकल डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें पेशेंट कई बार इतना ज़्यादा कन्विंस हो जाता है कि उसे 100% लगने लगता है कि मुझे कुछ बीमारी है, और अगर डॉक्टरों की जांचें हैं तो वो गलत हैं, ये पकड़ नहीं पा रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो सर इस केस के लिए क्या करना चाहिए उसको, पेशेंट को? इस केस में डॉक्टरों को ही रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट तो समझने में असमर्थ होते हैं। मतलब डॉक्टर को साइकेट्रिक पे रेफ़र करना चाहिए? हाँ, कि हमने जांचें कर ली हैं, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, हमने कुछ दवाइयाँ भी ट्राई कर ली हैं अपनी सोच समझ से, बट इसमें कुछ आया नहीं है, तो इसको साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता है। उस पेशेंट को अगर हम टाइमली समय से साइकेट्रिस्ट के पास भेजेंगे तो उसको पहचान के उसको डील कर सकता है। अब इसका जो ट्रीटमेंट है इस बीमारी का, वो सिर्फ दवाइयों से नहीं है। इसमें पर्टिकुलरली इस डिसऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग, पेशेंट को समझाने की, उसको समझने की, उसको कन्विंस करने की, और दवाइयों से उसके लक्षणों को इम्प्रूव करने की जो स्किल है वो साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है। इस तरह के पेशेंट अक्सर डिप्रेशन और कई बार सुसाइड कर लेते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अनकॉमन हो। वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि मेरी बात को दुनिया समझ नहीं रही है, लेकिन मुझे तो कुछ है, क्योंकि उसका दिमाग तो उसको महसूस करा रहा है कि यहाँ कुछ है। अच्छा सर, कई बार ऐसे भी तो होता है कि ऐसे कोई सोचता रहे कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो वो रियली में फॉर्म हो जाती है चीज़? उसके दिमाग में तो रियल है वो। अच्छा, नहीं मतलब दिमाग में तो रियल है, उसको तो महसूस हो रही है, लेकिन वो जो नहीं आ रही थी किसी डायग्नोसिस में, वो आने लगती है, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं होता, उसको महसूस होता है। अच्छा, लेकिन वो जांचों में, क्योंकि होगा तो जांचों में आएगा। अगर है कोई ट्यूमर है, कोई कैंसर है, कोई गांठ है, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में तो जांच में आ जाएगा। बट इस बीमारी के साथ में वो कभी भी टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन पेशेंट जो है वो उन लक्षणों से परेशान रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स को सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसमें डिप्रेशन हो जाना, डिल्यूजन हो जाना, सुसाइड कर लेना बहुत ही कॉमन है। अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट लाखों रुपए अपना सामान गिरवी रख के, मकान बेच के इलाज के चक्कर में पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं होता, उनको समझने वाला कोई नहीं होता कि हम जाएं तो जाएं क्या, जाएं कहाँ, और इस चीज़ का डॉक्टर कौन है, उसको नॉलेज ही नहीं होती है। पता ही नहीं होता कि कहाँ जाके दिखाएं, कि फिजिशियन को दिखाएं, कि गले वाले को दिखाएं, कि कैंसर वाले को दिखाएं, कि हार्ट वाले को दिखाएं, कि छाती वाले को दिखाएं तो दिखाएं किसको। अच्छा सर, कई बार जैसे जो हायर एजेस हैं, जो 60+ लोग हैं, वो कहते हैं यार मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सुबह उठा तो मेरे शरीर में बहुत दर्द है, और उनका कोई टेस्ट कराओ तो कुछ नहीं होता। तो ये भी क्या इसी का एक रूप है? ये भी इसी का रूप हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि शरीर में वीकनेस अगर आपने चेक करी, वीकनेस नहीं है, मसल सारी अच्छी तरह काम कर रही हैं, और नर्व्स अच्छी तरह हेल्दी हैं, बोन्स अच्छी तरह हेल्दी हैं, और कोई बीमारी नहीं है, कोई टेस्ट में नहीं आ रही है, लेकिन उसे दर्द महसूस हो रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, तो वो जो थकान है वो शरीर के लक्षणों के रूप में जो प्रदर्शित हो रही है, वो ऐसा संभव है कि वो मन की स्थिति से पैदा हो रही हो। तो उसका अर्थ क्या हुआ? कोई शरीर के लक्षण, कोई शरीर पे आने वाली समस्याएं जो मन और सोच की परिस्थितियों की वजह से पैदा हो रही हैं, वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। ब्रेन वेव्स के कोर्सेज और वर्कशॉप्स के द्वारा आप अपने बच्चे की स्किल्स, मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा सर, क्या इसमें जैसे पर्सनैलिटी के रिलेटेड भी कुछ होता है? जैसे किसी की पर्सनैलिटी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, इमोशनल बंदा है, या कुछ भी उसकी पर्सनैलिटी बिहेवियर है, तो क्या उसमें कुछ खास प्रतिक्रिया होती है कि भाई जिसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या पर्सनैलिटी इसकी डोमिनेंसी पर्सनैलिटी है, इसमें ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेगी? हाँ, साइकेट्री की, मानसिक रोगों की सारी बीमारियां कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी से जुड़ी होती हैं। ये जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है अधिकतर एंग्शियस, अवॉइडेंट, क्लस्टर सी पर्सनैलिटीज़ में देखा जाता है। क्लस्टर सी बोलते हैं इसको। ये लोग अधिकतर शांत, घबराहट वाले, जल्दी नर्वस हो जाने वाले, उन पर्सनैलिटी में देखी जाती है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। डोमिनेंट पर्सनैलिटी इससे फ़र्क हुई, उनमें अधिकतर ये चीज़ नहीं आएगी। डोमिनेंट जो होते हैं वो यूजुअली इतने स्टबर्न, इतने सख्त मिजाज के होते हैं कि उनको छोटी मोटी चीज़ें नहीं छूती हैं। वो हर चीज़ पे डोमिनेट करना चाहते हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं। तो उनमें अधिकतर ये नहीं होता। ये होता है क्लस्टर सी टाइप की पर्सनैलिटीज़ में।
सी ग्रुप की पर्सनैलिटीज़ में। इस तरह के लोग अधिकतर घबराने वाले, शर्मीले स्वभाव के, नर्वस हो जाने वाले, ज़्यादा सोचने वाले, हर बात के पीछे बहुत की सोचना पीछे है, पड़ जाने वाले, जल्दी वहम कर लेने वाले, उस तरह की पर्सनैलिटीज़ में ये होता है। सोमैटोफॉर्म जो होता है डिसऑर्डर, ये कहीं ना कहीं हमारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन से लिंक्ड होता है। जिनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा रहते हैं उनमें सोमैटोफॉर्म ज़्यादा रहते हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में और क्या होता है, कई बार मैंने जैसे देखा बहुत सारे पेशेंट्स में कि वो अपने पेन से, अपने दर्द से इतना ज़्यादा परेशान होते हैं। जैसे एक पेशेंट था, उसको क्या था, सोमैटोफॉर्म हेडेक था, मतलब उसका सिर का दर्द था, वो किसी टेस्ट में नहीं आ रहा था। उसके 1.5-2 लाख रुपए के टेस्ट हो चुके थे और किसी टेस्ट में वो आता नहीं था। CT, MRI, एंजियोग्राम सब हो चुका था, वीनोग्राम सब, XYZ सब, और न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियंस, MD मेडिसिन, कैंसर स्पेशलिस्ट सब ने उसको देख लिया था ऑलरेडी। सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में वो इंडिया के हो आया था, उसने सारी जांचें, टेली कंसल्टेशन सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसकी जांच में कभी कहीं कुछ नहीं आया था। तो उसको किसी ने मेरे पास रेफ़र किया। मैंने उसकी डिटेल में हिस्ट्री ली। साइकेट्री पेशेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप उसको कितना समझ रहे हो और उसकी कितनी देर तक उसके स्वभाव को जान रहे हो और उसकी हिस्ट्री ले रहे हो। तो जब मैंने उसके बचपन से, ये पेशेंट करीब 50 साल का था, जब मैंने उसके बचपन से हिस्ट्री ली और उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जाना, और फिर धीरे धीरे उसके ये कैसे पैदा हुआ, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कैसे शुरुआत हुई थी, तो धीरे धीरे जाके पता चला कि वो बहुत ज़्यादा एक पहले IT कंपनी में काम करता था, वहाँ से वो सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने के बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ गया। उसके बाद एक बार उसे बहुत ज़्यादा माइग्रेन का दर्द हुआ स्ट्रेस के कारण, क्योंकि उसको नींद नहीं आती थी, तो माइग्रेन का दर्द हुआ। उसने उसका ट्रीटमेंट किया, माइग्रेन ठीक हो गया और उस तरह का हेडेक सारे सब सही हो गए। फिर उसकी जॉब दोबारा से लग गई IT विभाग में और उसके बाद उसने बहुत अच्छा भी किया, प्रमोशन भी हुए। बट हुआ क्या, वो जो माइग्रेन वाला दर्द था, डिप्रेशन के बाद जो माइग्रेन आया था नींद नहीं आने की वजह से, उसकी वजह से उसे सर में जो सेंसेशन महसूस हुई, माइग्रेन तो सही हो गया, माइग्रेन की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो सारी ख़त्म हो गई, लेकिन उसको सर के दर्द का एहसास हमेशा बना रहता था कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। उसके मन में विरोधाभास चलता था कि कुछ तो हो रहा है जो गड़बड़ है, क्योंकि उसको हमेशा सिर में पेन महसूस होता था, दर्द महसूस होता था, लेकिन टेस्ट में नहीं आता था। उसके जितने भी शरीर और अंगों की बनावट थी वो पूर्णतः नॉर्मल थी, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट, सब कुछ नॉर्मल था। आँखों से, कान से, दांत से, दाढ़ से, नसों से, मांसपेशी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन उसका दर्द का जो एहसास था वो पहले वाले माइग्रेन में जो वो इतना डर गया था उससे लिंक होके उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे मुझे दर्द है। तो सिंपली जब उस पेशेंट की बात को समझा, मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ आपको दर्द है। पहली बार अधिकतर पेशेंट अपने डॉक्टर के पास जाता था, वो कहते थे कि आपको तो कुछ नहीं है, आप तो आपका सारे टेस्ट नॉर्मल, आप जाइए, आप क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं है। बहुत हुआ उसने कहा कि नहीं साहब मुझे दर्द है, तो थोड़ी सी दर्द की दवाइयाँ लिख दी, स्टेरॉइड लिख दिए, मल्टीविटामिन लिख दिए, XYZ बहुत सारी चीज़ें लिख दी। कुछ साइकेट्री, कुछ को समझ में आया तो साइकेट्री की दवाइयाँ एक छोटे ढंग से उन्होंने स्टार्ट कर ली, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ, उस पेशेंट की काउंसलिंग नहीं हुई। मैंने उसे कम से कम 4-5 घंटा बैठ के उसकी काउंसलिंग करी, उसे समझाया कि देखो भैया ऐसे है सारी चीज़ें, आप इसको इस दर्द को इस रूप में देखो। तो उसको शायद 1% समझ में आया। उसके बाद मैंने जब दवाइयाँ दी, फिर धीरे धीरे साथ में काउंसलिंग करी, फिर दवाइयाँ दी, फिर काउंसलिंग करी, उसके सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने एक बार उसका टेस्ट दोबारा से करा दिया। मैंने कहा देखो अब भी नॉर्मल है, अब आप टेस्ट मत कराओ, आप मेरी बात सुनो और मुझसे कन्विंस होके इस इलाज को करो। तो 6 महीने के अंदर वो काफ़ी हद तक सही हो गया, काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट लाइक 60, 70, 80%। और उसके बाद उसे कभी दर्द होता भी था तो कुछ नहीं, छोटा मोटा दर्द था जिसको वो नकार देने में सक्षम हो गया था, क्योंकि मैंने उसकी काउंसलिंग करी थी। उसको पता था कि ये दर्द जो है वो इस वजह से आ रहा है। अब उसे कोरिलेट करना आ गया कि ये दर्द ऐसी परिस्थिति में मुझे ज़्यादा महसूस होता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, कंप्यूटर पर काम कर रहा होता हूँ, मीटिंग में होता हूँ तो मुझे ध्यान ही नहीं आता है, लेकिन जब मैं घर में आके अकेला लेटता हूँ या बेचैन होता हूँ या घबराया होता हूँ तो मुझे ये दर्द ज़्यादा महसूस होता है। उसने कोरिलेट करना शुरू कर दिया, उसे पहचानना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे पूर्णतः 6 महीने से 1 साल में पूरी तरह वो स्वस्थ। तभी सर कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। खाली मन शैतान का घर, वो किसी भी चीज़ को पैदा कर सकता है जी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहना। हाँ, और आप सोचिए उसने कम से कम अपनी 10-12 साल ट्रीटमेंट कराई थी और 3-4 लाख रुपए के तो खाली वो सिर्फ टेस्ट कर चुका था और बाकी कई लाख रुपए अपने टेस्ट में दवाइयों में गंवा चुका था।
लेकिन वो पूरी तरह 6 महीने से 1 साल के अंदर कम्प्लीटली नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों आपने सुना सर ने जो समझाया, अगर किसी के भी शरीर में कोई दर्द है और वो किसी भी डायग्नोसिस में नहीं आ रहा है तो एक बार किसी भी अपने नियर बाई साइकेट्रिस्ट पे जाके ज़रूर मिल सकते हैं। सर का नंबर भी है, आप सर से भी बात कर सकते हैं और इस चीज़ को एक अच्छे रूप में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दवाई से ज़्यादा काउंसलिंग काम करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कई बार किसी बंदे के अंदर मतलब एनर्जी तो पूरी है, मतलब उसने अपना पूरा कि यार अभी तो मैंने प्रोटीन शेक पिया है और फुल एनर्जी में हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसे सिम्टम ऐसे लगे, ऐसा महसूस हो कि यार जान नहीं है शरीर में, दर्द हो रहा है, तो ये भी क्या फुल बॉडी में भी इसके कुछ सिम्टम दिखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट पे फोकस हो जी। आपके पूरे शरीर में भी ऐसा महसूस हो सकता है कि पूरे शरीर में जैसे थकान रहना, थकावट रहना, बहुत खाना खाने के बावजूद ऐसा लगना कि शरीर में एनर्जी नहीं है, गिरा हुआ है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन महसूस को ऐसा होना कि कुछ तो है जो मेरे शरीर को खींच रहा है पीछे, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मुझे काम नहीं करने दे रहा, मुझे थकावट महसूस करा रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि सिर्फ थकावट उसे शरीर में महसूस नहीं होती है। अगर आप उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके उससे बात करो तो पेशेंट एग्री करेगा कि मुझे दिमाग से भी थकान रहती है, मेरा कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे एक बार में एक बात ध्यान नहीं रहती, मैं एक बार सोचता हूँ तो दूसरी बात ध्यान में आ जाती है, दूसरी बात सोचता हूँ तो तीसरी बात ध्यान में आ जाती है, जब कोई भी बात नहीं सोचता हूँ तो मुझे अपने शरीर के बारे में ध्यान आता है कि मेरे में एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी, जब दिमाग इतना ज़्यादा चल रहा है कि एक के बाद दूसरी और तीसरी और चौथी और पांचवीं बात सोचता चला जा रहा है और दिमाग को रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में तो थकान होगी ना। अच्छा, दिमाग की थकान को पकड़ने के लिए आपके पास क्या टेस्ट है? एक भी नहीं है ना, वो तो आप लक्षणों के रूप में ही जानोगे। चाहे आप MRI करा लो, थकान तो MRI में आएगी नहीं, CT स्कैन में आएगी नहीं, EEG में तो आएगी नहीं। लेकिन ब्रेन एक ऐसा मास्टर पीस है जो पूरी बॉडी को अपने इशारों पे चलाता है। तो अगर ब्रेन थका हुआ है तो पूरी बॉडी थकी हुई होगी ही होगी, वो तो थकनी ही है, क्योंकि जब सेंटर ही थका हुआ है, CPU भी थका हुआ है, तो कीबोर्ड तो थका हुआ होगा ही, माउस तो थका हुआ होगा ही, है ना। माउस एक बार को ख़राब हो तो CPU सही चल रहा हो तो काम हो सकता है, बट अगर CPU ख़राब हो जाए तो माउस का कोई रोल ही नहीं है ना। तो यहाँ क्या होता है कि पूरा बॉडी थकावट से ग्रस्त रहता है, हीमोग्लोबिन सही आ रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन सही आ रहा है, ECG सही आ रहा है, प्रोटीन सही आ रहे हैं, विटामिन D3 सही आ रहा है, विटामिन के बाकी टेस्ट सही आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, TLC DLC, लेकिन पेशेंट की बॉडी में एनर्जी नहीं है। पूरी बॉडी में पहले थकान रहती है, कभी दर्द रहता है, कभी मिर्चें सी लगती हैं, कभी विचित्र अजीब अजीब सेंसेशन आती हैं, कभी आग सी निकलती है, मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है मेरे साथ जी। अच्छा सर, इसमें एज ग्रुप का भी कुछ मैटर करता है? एज ग्रुप का कोई रोल नहीं होता, ये कई बार छोटे बच्चों से लेके बहुत बड़ी एज ग्रुप तक हो जाता है, बट अधिकतर क्या होता है ये मिडिल एज ग्रुप में होता है। अच्छा सर, जैसे जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं जैसे छोटी एज में, तो वो कहते हैं मम्मी आज स्कूल नहीं जाना, आज पेट में दर्द हो रहा है, आज मतलब ऐसा करते हैं और वो वाकई में उनके दर्द भी हो जाता है कि मान लीजिए स्कूल का होमवर्क नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कि मम्मी आज पेट में दर्द है, आज मुझे नहीं करना, आज ये है। तो ये भी क्या ये सब लक्षण इसी के? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लक्षण सवाल है आपका। जो लक्षण ये आप, क्योंकि काफ़ी सारी माताएं परेशान रहती है इस चीज़ से कि इसके स्कूल जाने के नाम पे पेट में दर्द क्यों होता है। ये आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आता। जी, टेस्ट में कुछ जैसा डॉक्टर को दिखाओ कहता है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ तो कुछ है नहीं। और उसको वाकई में फीवर भी आ जाता है, उस समय पे अक्सर फीवर भी आ जाता है। फीवर क्या होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है घबराहट के कारण, है ना। वो इतना घबरा जाता है क्योंकि भाई उसको दर्द महसूस हो रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो अपनी घबराहट के कारण इतना विचलित हो जाता है और दिमाग जो है ऐसे लक्षण पैदा कर देता है जो शरीर के रूप में आने लगते हैं। मतलब दिमाग अगर चाहे तो पेट में ऐंठन पैदा कर सकता है, जबकि पेट का आकार और रूप स्वरूप सब सही है टेस्टों में, लेकिन उसने टेम्परेरीली उसको पेट में मरोड़ पैदा कर दी, ऐंठन पैदा कर दी, और उसको ऐसा लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और एक्चुअली उसको दर्द हुआ, लेकिन इलाज से वो सही नहीं हुआ। एंटीबायोटिक दे ली, कोई कीड़ा हो उसकी दवाई दे ली, अल्ट्रासाउंड कर लिया, लेकिन नहीं। फिर धीरे धीरे उनको पेशेंट अगर बहुत समझदार है या डॉक्टर बहुत गौर से हिस्ट्री ले रहा है तो उसको पता चलता है कि अरे जब ये स्कूल जाता है तभी होता है, वो 1-2 घंटे बाद सही भी हो जाता है, 1-2 घंटे बाद सही भी हो जाता है, फिर कभी आ जाता है, कभी नहीं आता, कभी आ जाता है, कभी नहीं आता, टेस्ट सारे नॉर्मल हैं, आप करें तो करें क्या। तो ये चीज़ आप हिस्ट्री से पता लगा सकते हो, टेस्ट से नहीं। इस तरह के बच्चों को कभी भी डांटना नहीं चाहिए। होता क्या है, उमूमन तौर पे प्रिंसिपल हो गए, माँ बाप हो गए, या
साधारण डॉक्टर हो गए, उनको ऐसा लगता है बच्चा जानबूझ के कर रहा है। देखिए ये धारणा बहुत गलत है। जानबूझ के करना नहीं होता है, ये होता है। पेशेंट के लिए उतना ही रियल है। जैसे मैं एक पेशेंट हूँ ए और आप एक पेशेंट हैं बी। मेरे अंदर वाकई में पेट में एक दर्द के कारण है और मेरे अंदर अपेंडिक्स है और पेट में दर्द हो रहा है, और आप बी पेशेंट हैं, आपके अंदर कोई कारण नहीं है, लेकिन हम दोनों का दर्द जितना मुझे महसूस हुआ है उतना ही आपको महसूस होगा। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो आप भी महसूस कर रहे हैं। बस इतना ही फ़र्क है कि आपके टेस्ट में कुछ नहीं आया, मेरे टेस्ट में आ गया। डॉक्टर ने, सर्जन ने छू के देखा कि उसे महसूस हो गया कि हाँ यहाँ थोड़ा सा तनाव है और यहाँ कुछ कारण हो सकता है, उसने टेस्ट भी किया और कन्फर्म भी हो गया। लेकिन आपके केस में वहाँ टेस्ट में कुछ नहीं आया और डॉक्टर को कुछ लगा नहीं, लेकिन जो प्रक्रिया हुई थी दर्द की वो तो असली थी। तो अगर आप उस विचलित बच्चे से या बड़े से या बूढ़े से अगर आप कहते हो कि जो आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप जानबूझ के कर रहे हो, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। उसकी बातों को, फीलिंग को समझ के उसको उसकी तरह से डील करके उस चीज़ को सही करना ही एक साइकियाट्रिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों आपने सुना, सर ने सारी चीज़ें आपको समझाई, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में कितना अच्छे से समझाया, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने शायद इस चीज़ को पहले सुना भी नहीं था। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो इसके बारे में पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो इस चीज़ को समझें और इस बीमारी से बचने की कोशिश करें कि वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको हम वहम भी कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी है, साइकेट्रिक डॉक्टर से कंसल्ट करनी है, और वो सही लक्षण, सही कारण इनके बताएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शो को देखा, और डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद, सर ने बताई इतनी ज्ञान की बातें।